अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 62वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 27 दिसंबर 2016 इंदौर। मंच पर उपस्थित अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नागेश ठाकुर जी, हमारे सबके मित्र और हमारे महामंत्री श्री विनय बिद्रे जी और यहां उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, विशेष निमंत्रण पर आए हुए नगर के शिक्षक प्राध्यापकगण और इस सभागार में बहुत ही उत्साह के साथ उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए मेरे छात्र बहनें एवं भाइयों, सबको बहुत बहुत नमस्कार। हमारा जो उत्साह है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जब यहां आने के बारे में सुन रहा था तो यहां अंडमान से भी प्रतिनिधि आए हैं और मणिपुर में बंद था, फिर भी सारी बाधाओं को पार करके कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। तो बहुत प्रयास करके यहां पर सब लोग आए। व्यवस्थाएं क्या होगी ये सोचकर दिमाग में, दिल में एक ही जोश था कि भारत माता की जय जयकार अगर करनी है तो हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, एक साथ बातें करनी पड़ेगी, कुछ संकल्प सोचना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। एक लगातार एक लंबी यात्रा अपने भारत में इतने वर्षों में चल पड़ी है। वैसे हमारा भारत बहुत पुराना है। हमारे राष्ट्र का ये इतिहास रहा है कि यहाँ इस देश का जो परिचय है, जो पहचान है, अर्थात इसकी संस्कृति, इसकी एकात्मता, इसकी अखंडता, इसके लिए हजारों हजारों लोगों ने बलिदान देने की परंपरा है। देश के किसी भी कोने में जाता हूं, सौभाग्य से मुझे लगातार ये मौका मिलता है। दक्षिण में जाऊं, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, पूर्वोत्तर में, जगह जगह कितने लोग मिल जाते हैं, कितने नौजवान मिल जाते हैं। कल भी हम लोगों ने देखा जब युवा पुरस्कार का कार्यक्रम चल रहा था, हमारे आर.के. विश्वजीत, पता नहीं किसने कौन प्रेरणा देता है। ये हमारे देश की भूमि ऐसे है कि हजारों हजारों युवा देश के हर कोने में निकल कर आते हैं, हर कोने से निकल कर आते हैं और वो लग जाते हैं इस देश के उत्थान में, इस देश के लोगों की सेवा में, और आज उनके बदौलत ही ये देश आगे बढ़ रहा है। वैसे हमने बहुत कुछ देखा, आक्रमणों का काल देखा, विदेशी दासता का भी काल देखा, मुगलों से, ब्रिटिशों से संघर्ष का समय भी देखा। हमने 1857 की लड़ाई को भी देखा और हमने 1941 की आजाद हिंद सेना में एक सामान्य विदेश की भूमि पर दूसरे देश के सैनिक बनकर और तीसरे देश के कैद में फंसे हुए सैनिकों का जो एक समर्पण था, उसको भी हम लोगों ने देखा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं
कि जो हमारे देश के फॉरगॉटन हीरोज हैं, भूल गए हम लोग, या हमें भुलाने के लिए प्रयास किया जाए कि हम भूल जाएं उनको। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप ये देश की स्मृतियां इतनी मजबूत है, पता नहीं हमारा ब्रेन किस तरह से बनाया गया है, कितने प्रयास हो जाए यहां से हमारे भारत की गौरवपूर्ण स्मृतियां कभी समाप्त नहीं की जा सकती। कभी समाप्त नहीं की जा सकती। हम सब आजाद हिंदुस्तान के लोग हैं। हमारे मन में सपना है कि हमारा देश कैसा विकसित होगा, हमारे देश में खुशहाली कैसे आएगी, दुनिया के लोगों का बात हम सुनते हैं कि वहां ये व्यवस्था हो गई, यहां वैसे चल रहा है, तो मैं देखता हूं कि हमारे देश के युवाओं में भी एक ललक दिखती है, एक इच्छा दिखती है कि नहीं, अगर दुनिया में कहीं भी कोई अच्छी चीज है तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारे लोग उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें आगे बढ़ना है। ये आगे बढ़ने की जो एक जबरदस्त इच्छा आज युवाओं में नजर आती है, वो बहुत बड़ा शुभ संकेत है, एक बहुत अच्छा सिग्नल है जो आज जगह जगह देखने को मिलता है। जब देश को आजादी मिली, कई लोग कई रास्तों पर चलना चाहते थे। किसी ने कहा कि आगे बढ़ना है तो अमेरिका इंग्लैंड को फॉलो करो, आगे बढ़ेंगे। किसी ने कहा कि रशिया चीन को फॉलो करो तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस देश के युवाओं के सामने हमने एक रास्ता रखा, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर हे भारत के युवकों, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो अमेरिका इंग्लैंड की मां के चरणों में बैठकर भारत आगे नहीं बढ़ेगा। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत मां के चरणों में बैठकर उसकी आराधना करने से भारत आगे बढ़ेगा। हमने जब आह्वान किया, निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद ने एक भूमिका निभाई। हम लोगों ने जब रास्ता बनाया तब वो छोटा सा रास्ता था, वेरी स्मॉल रोड, एक पगडंडी बोल सकते हैं हिंदी में। लेकिन आज क्योंकि मन में संकल्प बहुत मजबूत था और इसीलिए आज वो पगडंडी, वो छोटा सा रास्ता आज एक महामार्ग बन चुका है, जिस पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के हर कोने से, हर समाज के हर वर्ग से, शहर से, गांव से, कॉलेजों से युवा, छात्र, छात्राएं, लड़के, लड़कियां सब निकल कर आ रहे हैं और इस महामार्ग पर चल, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जिसने पूरे देश में एक विश्वास पैदा किया है, एक विश्वास उत्पन्न हुआ है। हमने सिद्ध किया कि स्टूडेंट पावर इज नॉट अ न्यूसेंस पावर।
बट स्टूडेंट पावर इज अ नेशंस पावर। छात्र शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। इस देश में आपातकाल लगा, आजादी के पश्चात इस देश के युवाओं को एक अवसर मिला कि वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर कौन सी शक्तियां हैं। इमरजेंसी एक भयंकर काल था और आजादी को ज्यादा वर्ष नहीं हुए थे, 25, 26, 27 वर्ष हुए थे। जस्ट 26, 27 years after we got freedom। अनुभव नहीं था उतना, लेकिन हमें गर्व है कि जब देश सन्न रह गया था, स्टैंड स्टिल, व्हाट इज इमरजेंसी, उस समय कॉलेजों से निकलकर विद्यार्थियों ने आंदोलन प्रारंभ किया और मुझे गर्व है कि उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, उसका नेतृत्व देने में, उसको प्रेरित करने में विद्यार्थी परिषद के हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आज भी उसके पश्चात ये धारा रुकी नहीं। उसके पश्चात ढेर सारे कितने विषय आए, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे घुसपैठ का हो, चाहे शिक्षा के परिवर्तन का हो, लगातार सारे मुद्दों पर हमने पहल की। और बहुत अच्छी बात है कि देश के कैंपसों में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर उसका साथ दिया। आज युवाओं के सोच में भी बहुत सारे नए आयाम जुड़ चुके हैं। देश में विद्यार्थियों के अंदर आज पर्यावरण के बारे में एक समझ तैयार हुई है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ है एनवायरमेंट के बारे में। मैं ये मानता हूं कि जब आप पर्यावरण को समझते हैं तो इसका मतलब आप देश की संस्कृति को समझ रहे, वही तो हमारी संस्कृति है, और क्या अंतर है। और आज के हमारे युवाओं में वो हमारे देश और दुनिया के देशों की तुलनात्मक कंपैरेटिव उनका ज्ञान, उनका नॉलेज, उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक बढ़ चुकी है। दुनिया में कहाँ क्या अच्छा है, कहाँ क्या कमी है, हमारे पास क्या अच्छा है, क्या कमियां, क्या बुराइयां हमारे पास है, इसके बारे में भी बहुत काफी हद तक आज का युवा जानने लगा है। उसकी जो प्रतिक्रियाएं आती है, उसके जो रिस्पॉन्सेस आते हैं, उससे ये बात साफ तौर पे समझ में आती है। वो रिस्पॉन्सेस चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे रास्ते पर हो, चाहे चुनाव इलेक्शंस में हो, उसका रुझान और उसकी समझ इससे साफ तौर पर दिखती है। और इसलिए आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में हमारे देश के युवाओं ने इसका भरपूर उपयोग किया है और वे दुनिया को, अपने देश को समझने का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट उन्होंने किया है। वैसे भारत के बारे में अगर कहा जाए, इतिहास में आज योग के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, विज्ञान से लेकर बहुत सारे विषयों में हम लोगों ने बहुत योगदान किया। आज भी आईटी से लेकर मीडिया, एंटरटेनमेंट, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों में भारत ने बहुत सारी प्रगति की है।
नकारात्मक मुद्दों पर भी उसका ध्यान है। कहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, संघर्ष में युवा आगे बढ़ रहा है। कहां जातियों के अस्मिता पर, झूठी अस्मिताओं के आधार पर संघर्ष तैयार करने का कोई प्रयास कर रहा है, उसको रोकने के लिए भी युवा तैयार है। एक्टिविज्म के एक नए मायने बन रहे हैं। द न्यू डायमेंशंस ऑफ एक्टिविज्म आर इमर्जिंग। और लगातार ये जो एक्टिविज्म के नए मायने आ रहे हैं, एक्टिविज्म आपको नाटक में भी दिख रहा है, फिल्म में दिख रहा है, यूट्यूब पे दिख रहा है, व्हाट्सएप, ब्लॉग, सब जगह जितने भी माध्यम होते हैं सब में आपको एक्टिविज्म दिख रहा है। और इसलिए ये मानना बहुत जरूरी है कि आज का युवा निष्क्रिय नहीं, आज का युवा सक्रिय है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए सक्रिय है, वो महिला अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए भी सक्रिय है, वो राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी भूमिका रखने के लिए सक्रिय है। ही इज वेरी और शी इज वेरी एक्टिव, नॉट ही ओनली बट शी इज ऑल्सो वेरी एक्टिव। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज इस अधिवेशन में भी जिस तरह से छात्राओं का सहभाग है, और केवल उपस्थिति नहीं है, बहुत सक्रिय उपस्थिति है। यहाँ की व्यवस्थाओं में हर तरह से एक सक्रिय उपस्थिति है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज विद्यार्थी परिषद ने भी छोटे छोटे कॉलेजों में शैक्षिक सुधार को लेकर, कॉलेजेस की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनको लेकर प्रयास, विश्वविद्यालयों में प्रयास, कैसा बदलाव हो। हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े जिनका अभाव में है, क्योंकि संगठन बनता ही इसीलिए कि जो अभाव में है, जो कमजोर है, उसकी आवाज बनने के लिए संगठन बनता है। और मैं मानता हूं कि एबीवीपी ने वो भूमिका बखूबी निभाई है। आज चाहे वो छात्रावास की शिक्षा हो, परिसर की संस्कृति हो, सब प्रकार से, हर तरह से, चाहे वो नर्मदा का पानी का विषय हो, हर विषय में एक नया नेतृत्व की जरूरत है। केवल पार्लियामेंट में नहीं, तो जीवन के जितने क्षेत्र हैं उन सब में एक नए नेतृत्व की जरूरत है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग हो, जो दुनिया को समझता हो, भारत के प्रति स्वाभिमान रखता हो, भारत की संस्कृति को जानता हो, और भविष्य के भारत में हमारे देश के सभी लोगों का स्थान हो, दुनिया में वो अव्वल हो, और हमारे देश के सामान्य लोगों का उस भारत में स्थान हो। ये जिसकी समझ है, ईमानदारी उसके अंदर है, ऐसे नेतृत्व की हर क्षेत्र में जरूरत है। और मैं ये मानता हूं, हमारी जो पहल है, हमारे छोटे छोटे उपक्रम है, और उसमें जिस तरह से युवा शामिल होते जा रहा है, ये भविष्य में उन हर क्षेत्र में नए नेतृत्व देने की एक महत्वपूर्ण पहल है, एक जबरदस्त इनिशिएटिव है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज क्रांति की बातें दुनिया में लोग बहुत करते हैं। क्रांति के नाम पर दुनिया में हिंसा फैलाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन क्रांति की व्याख्या मतलब हिंसा नहीं होता है। क्रांति का मतलब होता है ईमानदारी से, आत्मीयता से एक समाज के हित में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए सर्वस्व लगा देना, वो एक क्रांति होती है, वही क्रांति होती है। और आज एक ऐसे क्रांति की जरूरत है। रिवॉल्यूशन इज नीडेड। देश के शिक्षा में, चाहे हमारे
व्यवस्थाओं में और हमारी ढेर सारी नीतियां, बहुत सारी पॉलिसीज, हमारी सोशल सिस्टम्स, ऐसे बहुत सारे एरियाज है, बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें एक परिवर्तन के आमूलचूल रिवॉल्यूशन की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आज इस बदलते भारत के सामने आज एक चैलेंज है, युवाओं के सामने, छात्रों के सामने आज ये एक चैलेंज है, ये एक उनके लिए चुनौती है। और मुझे लगता है कि ये चुनौती लेने के लिए हम लोग सक्षम हैं। किसी ने कहा था कि अगर देश को बदलना है तो युवाओं में बदलाव की जरूरत है। स्वामी चिन्मयानंद ने लिखा था कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडियंस टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, यानी भारत को बदलना है तो भारतीयों में और खासकर युवाओं में बदलाव करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस तरीके से देश के कैंपसों में हजारों युवाओं को इस कार्य के लिए तैयार करना, उनके व्यक्तित्व में एक ठोस बदलाव लाना, इस तरीके का कार्य हमारे द्वारा सतत हर स्तर पर लगातार चल रहा है। और इसमें कोई भी बड़ा कार्य होना है तो कुछ लोग कहते हैं कि चेंज जो होता है दैट इज ओनली इकोनॉमिकल और ओनली पॉलिटिकल। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कम से कम जो बदलाव होगा वो ओनली इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल नहीं होगा। उसके लिए एक अच्छे लोग लगेंगे, ईमानदार लोग लगेंगे, जिन शुद्ध चारित्र के लोग लगेंगे। और वो कमजोर, अगर कमजोर ही होगी तो कमजोर लोग देश में बदलाव नहीं ला सकते हैं। ऐसे मजबूत लोग चाहिए कि जिनके अंदर एक हौसला हो, जिनके अंदर एक बुलंदी हो। किसी शायर ने बहुत ही अच्छा कहा है कि हम डरते नहीं हैं। वो कहता है कि यही सोच कर हर तपिश में हम जलते हैं, बस यही सोच कर हम हर तपिश में जलते हैं, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुंदर सूखा नहीं करते। और इसलिए मैं ये कहता हूं, आज हमारे देश के युवाओं में वो जज्बा कैसे तैयार हो और उस जज्बे के साथ इस परिवर्तन के लिए वो आगे निकल कर आए, बस यही एक प्रयास हम लगातार करने में लगे हुए हैं। ये बात क्योंकि जो मजबूत होगा, आजकल देश में चर्चा हो रही है कि जो मजबूत होगा अंदर से, ईमानदारी से, अपने चारित्र से, वही लड़ सकता है, वही भ्रष्टाचार से लड़ सकता है, वही महिला अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो सकता है, वही गरीबी से लड़ सकता है। और जो भी हमारे अंदर बुराइयां, कमियां होगी, क्योंकि दूसरों की बुराई से लड़ना तो आसान है, अपने अंदर की बुराई, चाहे वो व्यक्ति के अंदर हो, चाहे समाज के, देश के अंदर हो, उसको लड़ने के लिए स्वयं की एक मजबूती चाहिए। और मुझे ये विश्वास है कि आप सब लोगों में वो मजबूती दिखाई है और आगे भी इस ऐसे परिवर्तन के लिए वो मजबूती आप लोग दिखाएंगे। देखिए, देश में जो बदलाव आता है वो स्वार्थी लोगों से कभी नहीं आता है। देश को आजादी मिली वो सेल्फलेस लोगों से मिली है। चाहे वो हल्दी घाटी में लड़ने वाले महाराणा प्रताप हो, या 1857 में लड़ने वाले हो, या हजारों वर्षों से इस देश, इस मातृभूमि के लिए लगे हुए लोग हो, आपको एक ही बात समझ में आएगी, इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस समाज के लिए वही काम कर सकता है जो अपने स्वार्थ छोड़कर सेल्फलेस होकर काम में लगता है।
आज देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है और इसलिए हमारे कार्य के बारे में जितना हम सोचते हैं, ध्यान में आता है कि देश में बदलाव आना है। उस दिशा में युवाओं के जो कदम बढ़ रहे हैं, उनको गति देने में हम लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, ऐसे युवा चाहिए कि जिनके अंदर दिखावा नहीं, रोज के जीवन में जिनके अंदर देशभक्ति हो, जिनके अंदर अपने देश समाज के प्रति वैसा भाव हो। किसी ने कहा था, मुझे याद है, शायद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि those who cannot change their mind, they cannot change anything। जो अपना दिमाग, अपनी सोच नहीं बदल सकते, वो दुनिया में कुछ नहीं बदल सकते। और मैं ये कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद ने देश के कैंपसों में जो हमने आज झंडा लगाया है, वो एक इस देश की राष्ट्रीय सोच के साथ लगाया है और हम इस देश के हजारों युवा हमारे साथ अपनी सोच को बदलकर इसी सोच से लगे हुए हैं। एक बात, कभी कभी लोग सोचते हैं कि युवाओं को आजकल बेस्ट परफॉर्मेंस की बातें हो रही है। मैंने कभी एक वाक्य पढ़ा था, उसमें लिखा था कि इट इज नॉट इनफ दैट यू आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट इट इज रिक्वायर्ड दैट यू शुड बी बेस्ट फॉर द वर्ल्ड। आप केवल स्वयं दुनिया में सबसे अच्छे हैं, यह पर्याप्त नहीं है। आप क्या दुनिया के लिए भी सबसे अच्छे हैं, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आज हमारे भारत के बारे में जितना भी हम सोचते हैं, तो भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान ये साफ तौर पे दिखाता है कि हम दुनिया में बेस्ट इसीलिए थे क्योंकि हम बेस्ट तो थे, लेकिन केवल स्वयं के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए हम लोग बेस्ट थे। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग हमको उस तरीके से देखते थे। आज इसीलिए भारत की जो बदलाव होना है, तो भारत में बदलाव के लिए भारत की एक वैसी शक्ति तैयार होना जरूरी है। हमारी एक मानसिक शक्ति वैसी मजबूती के साथ तैयार होने की जरूरत है। और वो भारत की मानसिक शक्ति जब मजबूत है, तब हम बदलाव कर सकते हैं। देखिए, मुगलों के समय में लूट वो करते थे, कभी कभी कुछ दिन आते थे, लूट करके चले जाते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने लूट को अपनी पॉलिसी बनाया। डे टू डे लाइफ में ही वो लूट करते थे हमारे देश की। और इसलिए अगर हम भारत में बदलाव चाहते हैं, तो ये जो पॉलिसी बन गई थी उनके जमाने में कि एक दिन में लूटने की जरूरत नहीं, लेकिन रोज ही लूटने की पॉलिसी बना दो। मुझे लगता है कि आज भी हमारे देश में उसके कुछ अंश, आज भी देश की हमारे लोगों के कुछ जो निर्णायक लोग हैं किसी भी क्षेत्र के, या हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें वो लूट के अंश आज भी नजर आते हैं। और इसीलिए अगर बदलना है तो वो बदलाव करना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि भारत तो ऐसा ही था, भारत तो हमेशा गरीबी था, या हमारी कल्पना वैराग्य की थी तो हम लोग हमेशा ऐसे ही सोचते थे। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। भारत हमेशा समृद्धि की बात यहां उठाई जाती थी। इवन मैं एक बात कहूंगा कि वेदों में भी उल्लेख है, ऋग्वेद में, अराई गाणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे श्री विष्टस्य सत्व विष्टे विष्ट जवा चातस्य चातयामसि। मतलब वो उद्घोष कर रहे हैं कि हे, मतलब दरिद्रता को भगाना है, उसको यहां से निकाल देना है। इस तरीके का उद्घोष स्वयं अपने वेदों की परंपरा में भी है। इसलिए दरिद्रता को कोई स्थान यहां नहीं हो सकता। लेकिन दरिद्रता तभी समाप्त हो सकती है
जब देश के पास जीवन के हर क्षेत्र में चारित्र संपन्न लोग हो, खून पसीना अपना बहाकर परिश्रम करके जो अपना जीवन आगे बढ़ाते हो, अपना स्थान पाते हो, ऐसे लोगों की जरूरत है। देखिए हमारे देश में बहुत सारे लोग आए। ह्वेनसांग आया था, उसने बहुत अच्छा लिखा, बहुत डिटेल्स बताया था। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के समय ग्रीक का राजदूत था, उसकी सभा में उसने भी लिखा है कि भारत में कभी दलाली नहीं थी। और 9वीं सदी में अरबी व्यापारी अल इदरिसी आया था, उसने भी लिखा कि हिंदुओं की प्रवृत्ति न्यायपूर्वक व्यवहार करने की, कभी बेईमानी वो नहीं करते। और इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है कि हम जब बदलाव की बात करते हैं तो किसी ने कहा कि हम कैसे बने ये सोचने से पहले हम क्या है ये सोचना बहुत जरूरी है। हम कौन है ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम कौन है नहीं सोचेंगे तो हमें क्या बनना है इसके बारे में हमेशा संभ्रम रहेगा। हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े कुछ नेता दिखते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या है, हमारा देश क्या है और इसलिए देश को कैसे बनाना है इसके बारे में वो बड़ी बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। और इसलिए आज इस बारे में बहुत समझदारी की बात जरूरत है। भारत को सही तरीके से समझने की बात जरूरत है कि भारत क्या है, कहां से आया भारत, भारत की पहचान क्या है, भारत किसने बनाया, उसके फादर्स एक थे या हजारों थे, उसके पुत्र सैकड़ों थे जिन्होंने भारत को बनाया। उसके एक फादर या एक पुत्र के बारे में नहीं तो उन हजारों लोगों के बारे में जानना मतलब है। हमारी पहचान के बारे में भी समझने की जरूरत है। निश्चित रूप से आज आईटी का फील्ड हो, बॉलीवुड हो, ये हमारी पहचान बने हैं। मैं उन पहचानों को नकारता नहीं हूं, लेकिन साथ में ये समझना भी जरूरत है भारत मतलब क्या है। तो भारत के जो सिंबल्स है वो बहुत सारे सिंबल्स हैं। हमारे ग्रंथ हमारे सिंबल है, हमारी संस्कृति को जो बात लेकर चलते हैं वो हमारे त्योहार, वो हमारे उत्सव, वो भी हमारे सिंबल्स हैं। हमारी भाषा जो पूरे देश को जोड़ती है वो भी हमारी सिंबल है। तो प्रतीकों के बारे में लिमिटेड होने की जरूरत नहीं। ये वो देश नहीं कि जिसके परिचय चिन्ह बस अभी अभी बनाए गए हैं। कुछ 1947 में बने, कुछ उसके पहले बने, कुछ उसके बहुत पहले बने हैं। और हमें जितना स्वाभिमान, जितना गर्व आज 1947 के बाद बने प्रतीक चिन्हों के बारे में है, उतना ही स्वाभिमान हमें हजारों वर्षों के उन प्रतीकों के बारे में भी है। यही भारत है। और इसलिए भारत में हमेशा एक फौज रही जो भारत की सीमाओं की रक्षा करती थी, क्योंकि हम केवल भारत को भौगोलिक नहीं मानते थे। इसलिए भारत के पास एक सेना होती थी जो भारत की सीमाओं की रक्षा करती थी, लेकिन एक सेना वो होती थी जो समाज में बुराई ना आए, समाज अच्छा बना रहे, बुराइयों का आक्रमण उसके दिल दिमाग, उसके मन मस्तिष्क पर न हो, उसके व्यवहार चिंतन पर न हो, इसके लिए भी सक्रिय रहते थे। मैं कहता हूं कि उस जमाने से जो भारत की दूसरी सेना थी जो देश के अंदर काम करती थी, आज अगर विद्यार्थी परिषद का या हम युवाओं का कोई वर्णन करना है तो मैं कहूंगा कि ये वही सेना है जो भारत के अंदर के लिए लड़ रही है। इसलिए हमें आज युवाओं की भूमिका क्या होगी और उनका रोल क्या रहेगा, उसमें हमारा योगदान क्या रहेगा, इसके बारे में साफ होने की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि मौज मस्ती और धर्म अलग अलग चीज है, लेकिन गलत बात है। और भारत का मतलब अमेरिका यूरोप जैसा भारत नहीं, भारत मतलब भारत होता है। और भारत को सबसे आधुनिक बनाना है, लेकिन आधुनिकता के साथ उसका अपना जो परिचय है वो भी बहुत जरूरी है। इसलिए बदलाव के बारे में जब चर्चा करते हैं तो बदलाव क्या करना है और कदम किस तरफ बढ़ाना है, ये बात समझना भी बहुत जरूरी है।
नहीं तो कदम तो चलते जाएंगे, लेकिन कदम से हम पहुंचे कहाँ, ये बात बाद में समझ में आएगी। इसीलिए कदम किस दिशा में जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश के बारे में बहुत सारे नए नए उपक्रम कार्यक्रम करने की जरूरत है। देश के बदलाव आना है तो हमारे कार्यक्रम उपक्रम होने पड़ेंगे कि कॉलेजेस से विद्यार्थी निकलकर देश के लोगों को शिक्षा देने के लिए अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। ऐसे कई सारे उपक्रम, अभियान, कई सारे कैंपेन्स लेने पड़ेंगे हाथ में। उसके लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के काम किए हैं, उनसे सीख कर समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा। समाज की अनुभूति के लिए हम गांव में गए। आने वाले समय में गांव और शहरों का जो कनेक्ट है, जो समझ है, उसको बनाने के लिए हमारी जो पहल है सामाजिक अनुभूति की, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस दिशा में आगे जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं कि जो लोग समाज में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मैं कई बार कहता हूं, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं कहता हूं कि परीक्षाएं जो है यूनिवर्सिटीज की आजकल रेडीमेड नोट्स से चलती है, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कम से कम देश में जो बदलाव होना है, देश के परिवर्तन दूसरों की नोट्स के भरोसे नहीं होते। उसके लिए अपने रेफरेंस से खुद अपनी नोट्स खुद बनानी पड़ती है। और इसीलिए मैं कहता हूं, कई लोग जो बदलाव की बातें करते हैं वो दूसरों की नोट्स पढ़ कर रटी रटाई बातें करते हैं। हम लोग जब बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, अपनी नोट्स बनाकर अपने अध्ययन से बात बोलते हैं। और इसलिए कई लोगों ने कई गुरु बनाए हैं, लेकिन हम लोगों को पता है कि हमारे मैनेजमेंट गुरु तो स्वामी विवेकानंद यहां बैठे हुए हैं। और इसलिए देश में बदलाव होना है। कब तक हमारे देश के लोग दूसरे देशों के एम्बेसीज के सामने अपने वीजा के लिए लाइन लगाते रहेंगे और अपने रुपीज को दुनिया भर में चेंज करते रहेंगे। अब समय आना चाहिए कि दुनिया में हम जाएंगे, हमारे पासपोर्ट पर ही हमें एंट्री मिलनी चाहिए और दुनिया भर के लोग हमारी एम्बेसीज के सामने लाइन लगाना चाहिए। आज नोट की चर्चा पूरे देश में हो रही है। मैं चाहूंगा कि हाँ, हम 80 मजबूत नोट चाहते हैं कि जो हम जेब में डालें तो दुनिया के किसी देश में जाकर डॉलर्स में चेंज करने की जरूरत न पड़े। ये रुपए की ऐसी ताकत हो कि दुनिया के किसी भी कोने में वो चलता रहे। हमारे कदम सही होंगे, सही बातों का समर्थन होगा तो मुझे लगता है कि देश के युवा और देश इस दिशा में जरूर बढ़ेगा। आज साइंस के क्षेत्र में, नीतियों के क्षेत्र में बहुत सारे काम बहुत सारे लोगों यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में कर रहे हैं। मैं देश भर में जाता हूं, बहुत सारे ऐसे युवा वैज्ञानिक मिल रहे हैं। विषय कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में आते हैं कि मैंने एक नया बात बनाई है, मुझे अवसर कैसे मिल सकता है, मैंने लोगों के लिए ऐसी एक बात सोची है, मेरा बात आगे कैसे बढ़ सकता है। एस्पिरेशन दिखने में आ रहा है। और इसलिए आज ये शोध, ये जागरण, सब अत्याधुनिक प्रणालियां, हमारी व्यवस्थाओं में बदलाव की जरूरत है। दुनिया के साथ संवाद करना है, लेकिन दुनिया के साथ जो संवाद होगा वो अपने आत्मविश्वास के साथ होगा। दुनिया के सामने झुककर नहीं होगा। दुनिया की किसी ताकत के सामने झुकने का समय गया। अब जिससे भी बात होगी, जिससे भी संवाद होगा, दुनिया में आत्मविश्वास के साथ होना चाहिए। यह आज देश के युवाओं की इच्छा है। आज वो समय गया, जाना चाहिए कि सरकारें निरंकुश हो गई और पता नहीं क्या कर रही है। वो समय बदलना चाहिए। भ्रष्टाचार हो रहा है, हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं। अब एक ललकार की जरूरत है कि देश में अगर दुनिया के सबसे ज्यादा युवा रहते हैं
और उनकी सोच अपने देश और समाज के प्रति अगर एक सकारात्मक है तो केवल सोच रखने से नहीं, तो जो संघर्ष हमने छेड़ा है उसको आज हजारों युवाओं के साथ मिलकर आगे बढ़ाने की जरूरत है कि अब गलत बात को सहन नहीं किया जाएगा। वो संघर्ष की जो एक हम लोगों ने आह्वान किया है उसको आगे ले जाने की जरूरत है। एक बात हम लोगों ने लगातार जो बात उठाई कि अब समाधान की लड़ाई, कल मैं बता रहा था बिहार प्रांत में गया था, मैंने कहा कि प्रॉब्लम की लिस्ट गिनाते हैं लोग, प्रॉब्लम की लिस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिखे हैं, वो लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन जो सॉल्यूशन की लिस्ट है उसमें वो लिस्ट बहुत छोटी है और उसमें सबसे ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। और इसलिए ये सॉल्यूशन देने के लिए युवाओं को आज नए नए अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम कैसे उपक्रम, कैसे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं जिसके माध्यम से हम हजारों लाखों युवाओं को, जो भी कोई भी किसी तरीके से देश समाज के लिए कुछ करना चाहता है, और हम सब साथ मिलकर उसमें जा सकते हैं, ऐसे नए नए अवसरों को तैयार करने की जरूरत है। आज देश के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। उनके लिए जैसे कुछ लोगों ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन या बहुत सारी चीजें हैं, ये दुनिया आगे बढ़ रही है, ये एक आर्थिक घटनाक्रम है, जैसे मैंने कहा एक इकोनॉमिक फिनोमेना है। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने अपनी पुस्तक ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट में लिखा था कि मेनी पीपल्स दे सी इट एज ओनली द इकोनॉमिक फिनोमेनन बट इट इज फॉर मोर देन दैट। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है। आज केवल आर्थिक विकास की बात से नहीं होगा, बहुत सारे सफलता के बहुत सारे मुद्दे हम लोगों को उठाने पड़ेंगे। देखिए एक बात, आज कई लोग कहते हैं कि भाई सतत संघर्ष के द्वारा दुनिया में बदलाव हुए थे और आगे भी सतत संघर्ष के द्वारा ही दुनिया में बदलाव होंगे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि झूठे वर्ग संघर्ष से और द्वेष भरे संघर्षों से द्वेष ही तैयार होता है। आने वाले समय में जो परिवर्तन होगा वो द्वेष से नहीं, वो संकल्प से, वो आत्मीयता से और प्रेम से जो संकल्प बनेंगे, जो संघर्ष होंगे, उससे ये परिवर्तन करने हैं। और इसलिए जो कई बार लगता है, कभी कभी हमारे युवा चर्चाओं में जाता हूं तो बोलते हैं कि भाई इतने प्रॉब्लम्स है, क्या क्या करेंगे, कितना करेंगे, ये हो गया वो हो गया। तो मुझे कई बार लगता है कि एक शेर मुझे याद आता है, किसी ने कहा कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तो ये बात बहुत मजबूती के साथ हमें दिमाग में, अपने दिल में रखने की जरूरत है कि हमें बिना थके, बिना रुके सतत आगे बढ़ना ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोग कहते हैं हमारे देश में जितनी भी समस्याएं आती है, कठोर से कठोर कानून बनाने की बात हो रही है। अत्याचार हो रहा है, कानून बनाओ, ये हो रहा है, कानून बनाओ। रोज नए नए कानून बनते हैं कि लगता है कि हम कौन से जमाने में जा रहे हैं। अरे हाथ पांव काटने की सजा से बढ़ते बढ़ते हम लोग एक जमाना बदलता चला गया। कठोर कानूनों की श्रृंखला देखकर लगता है कि क्या हम रिवर्स गियर में डालना चाहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि जब हम कठोर कानूनों की सतत मांग करते हैं
इट शोज द हेल्पलेसनेस ऑफ द सोसाइटी। समाज जो अपनी समस्याएं खुद अपने भरोसे उसका समाधान करना है, वो सरकारों के सामने एक भीख का कटोरा मांगते दिखता है। ये भारत की प्रकृति नहीं है, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है इस देश के युवाओं को ये बात हम अपने समाज की, अपने कॉलेज में अगर कोई गलत बात हो रही है तो उसके लिए हम क्या पुलिस के पास जाएंगे? वो समस्या का समाधान हमारे प्रयास से, हमारी बातचीत से, हमारी ताकत से वही होना चाहिए। वैसे ही समाज में जो भी गलत बातें हो रही है उसके लिए पुलिस आने की, प्रशासन आने की राह देखने का काम जो है कानून अपने हाथ में लेना नहीं है। लेकिन अगर समझदार लोग हिम्मत के साथ खड़े होते हैं तो उनकी उपस्थिति से ही परिणाम बदल जाते हैं। होता है ना कि जैसे एक होता है कि आप कमजोर हैं तो जोर से आवाज लगाते रहो, आप मजबूत हैं तो आपको देखते ही लोग रास्ता बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश के युवाओं को अपनी ताकत को ऐसे बनाना है कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही इस देश की सरकारें, इस देश के राजनीतिक दल, इस देश के प्रशासन, इस देश की व्यवस्थाएं अपने आप समझ जाए कि सही बात करे, नहीं तो युवा आएगा। इस ताकत की आज देश को जरूरत है, इस ताकत की देश को जरूरत है। और इसीलिए जैसे कहा किसी ने कि अब मुझे लगता है कि टुकड़ों टुकड़ों में बात की देश को जरूरत नहीं, अब परिवर्तन को मिशन मोड पे डालने की जरूरत है कि बस अब गाड़ी को गति में डाल दो और एक के बाद एक बात करते जाओ। आज यही युवाओं की इच्छा है, हमें उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाओं की जरूरत है। मैं एक बात आखिरी में कहना चाहता हूं, जो बात जब तक भारत के लोग उनके अंदर इस तरीके का बदलाव करने के लिए हमारी जो पहल है, उस बात से ही परिवर्तन होगा। और युवाओं के प्रति बहुत ज्यादा आशा पूरे समाज को है। और चूंकि देश में सबसे ज्यादा युवा है और सबसे बड़ा युवाओं का संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उसके देश भर के अपने अपने कॉलेज के नेता आप लोग, कार्यकर्ता आप लोग हैं, इसलिए आपके प्रति बहुत आशा है। युवा के बारे में भगत सिंह ने लिखा था, वो बात अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो युवाओं के बारे में लिखता है, बहुत जोश भरी बात है। वो लिखता है कि युवावस्था एक मानव जीवन का बसंत काल है। पढ़ना चाहिए आप लोगों को, युवा नाम का एक पत्र है भगत सिंह का, जरूर पढ़ना चाहिए। वो लिखता है कि युवावस्था मानव जीवन का बसंत काल है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। हजारों बोतल का नशा छा जाता है और विधाता की दी हुई सारी शक्तियां शस्त्र धारा होकर फूट पड़ती है। वो होता है युवा। आगे लिखता है कि वह इच्छा करे तो समाज और जाति को उद्बुद्ध कर दे, मतलब उसका उद्धार कर दे। देश की लाली रख ले, राष्ट्र का मुख उज्जवल कर दे, बड़े बड़े साम्राज्य उलट डाले, पतितों के उत्थान और संसार का उद्धार के सूत्र उसी के हाथ में है। वो आखिरी में लिखता है कि इस विशाल विश्व रंगस्थल यानी पूरी दुनिया का जो पटल है, उस पर अगर कोई किसी का राज है तो युवाओं का ही राज है। और उस खेल के अगर सिद्ध खिलाड़ी कोई है तो वो युवा है। मैं इसी कार्य के लिए आपको बहुत शुभकामना देता हूं। और जो युवाओं के कदम बढ़ चुके हैं, भारत में बदलाव आया है, तो कदम सही दिशा में ले जाने का कार्य आपके हाथ से हो, इसके लिए आपको बहुत शुभकामना देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।